हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द A2R2 फैमिली ब्लॉग। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया मेरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी। भले ही मेरे को थोड़ा टाइम हो गया, 2 साल हो गए, पर वो ऐसा प्रॉब्लम्स थे ना, इस साथ मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊँगी उन चीज़ों को। और देखो, सबकी अपनी अपनी प्रेगनेंसी होती है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। तो मेरे जर्नी से आप कुछ जज नहीं करना, ये मत सोचना कि आपको भी होगा, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी अलग है, मेरा प्रेगनेंसी जर्नी अलग है। हम सबकी अपनी अपनी एक डिफरेंट जर्नी होती है। ये कहा ही गया कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होता है। एनीवे, कल से सावन चढ़ने वाला है और आज थर्सडे है, तो मैंने न्यू सूट सिलवाया है, तो मैंने सोचा चलो यही पहन के वीडियो बना लेते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो इसीलिए आप अपना प्रेगनेंसी भी शेयर कर सकते हैं। पर मेरे को जो प्रॉब्लम्स हुई थी, वो वेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ था। डॉक्टर ने मेरे को चलने फिरने से भी मना किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में। बट अगेन, इतना ज़्यादा आप वेट कैरी कर लेते हो, मतलब मैं 8th मंथ आते आते तक ये सोचो कि मेरे पेट में 7 से 8 लीटर पानी अटने भर का बलून बन गया था। तो यू कैन इमेजिन। और मेरे को डेली इतना सारा खाना खाने के लिए डॉक्टर बोलती थी, डेली 5 लीटर पानी भी पीना है, और मतलब नारियल पानी भी पीना है, दूध भी पीना है, फ्रूट्स भी खाना है, और खाना भी खाना है। मतलब सिर्फ प्रोटीन इंटेक लेना था, क्योंकि प्रोटीन इंटेक से ही बेबी का ग्रो होता है, डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कार्ब्स जो कम लेना चाहिए, और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए। तो मैं प्रोटीन खैर बहुत खाती थी, अंडा भी खाती थी, मछली भी खाती थी, मैं नॉनवेज खाती हूँ, तो इसीलिए मेरे पास वो ऑप्शंस था। अगर आप नहीं खाते हो तो आप इसके अल्टरनेट वेज में भी आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। पर जो मेजर प्रॉब्लम्स था ना, यही था। पहला तो वेट का प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम, सो नहीं सकते हो आप, उठ नहीं सकते हो। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं अगर लेटी हूँ तो मुझे अगर उठना है, वॉशरूम जाना है, तो मैं वेट करती थी किसी का, कि मेरे हस्बैंड या मेरा कोई फैमिली मेम्बर कोई आए इस रूम में, तो मैं अपना हाथ दूँ और मतलब बोलूँ उनको कि हेल्प करो मुझे उठने में। तो ये प्रॉब्लम आएंगे आपको लास्ट मंथ में। बट अगेन, मुझे एक याद है, मेरा ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लम होना क्योंकि मेरा 35 वीक्स तक हुआ। डॉक्टर ने मेरे को ये बात बोला था कि यू आर वेरी लक्की कि आपने 35 वीक्स तक आपका मतलब प्रेगनेंसी टिका हुआ है। जनरली ट्विंस में जल्दी ही हो जाते हैं बेबी। तो एक वेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जब कंसीव की थी, मैं 50 के अंडर थी, तब डॉक्टर का यह कहना था कुछ खाओ, वेट बढ़ाओ, मतलब प्रेग्नेंट हो, ठीक है। और जब मेरा बेबी होने वाला था ना, उस दिन मैं 73 के अप्रॉक्स थी। तो मतलब मैंने 8 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 25 kg वेट गेन किया था। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब आप सोचो फिर, मतलब मैं कैसी दिखूँगी। दूसरी चीज़, पैरों में स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा आई थी मेरे को। मतलब मेरा अपना बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना था ना कि मतलब लाइक ऐसे दिखता था पैर मेरे, तो बहुत ही हैवी हो गया था, जबकि मैं चलती नहीं थी। डॉक्टर ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया था कोई भी वर्कआउट करने से, कुछ भी करने से। मैं बस अपने बेसिक्स काम के लिए उठती थी, जैसे नहाना जाना है, खाना खाने के लिए उठना है, वॉशरूम जाना है, ये तो नहीं अवॉइड कर सकते ना। तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब मैं उठती थी। फिर भी मेरे पैरों में स्वेलिंग, उसका भी रीज़न वेट ही था। मतलब वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो सारा वेट हमारे लेग पे जा रहा था, तो इसीलिए वेट इतना मतलब पैरों में स्वेलिंग आया था। दूसरी सबसे डरावनी चीज़ जो मेरे साथ हुई थी ना, लीवर फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया था मेरे को, LFT हो गया था। लिटरली वो एकदम हॉरिबल डिजीज़ है। मैं प्रार्थना करूँगी भगवान ये प्रॉब्लम कभी भी किसी को प्रेगनेंसी में तो मत ही देना। लिटरली वो अगर प्रॉब्लम आपको हो गया ना, आप रात भर सो नहीं सकते हो। मतलब उस प्रॉब्लम में क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इस प्रॉब्लम में ये होता है ना कि आप मतलब कैसे बताऊँ, जैसे दिन भर ठीक रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे रात होगा ना, 6 बजे अंधेरा होना शुरू होगा, सन सेट होगा। जैसे शाम होकर अंधेरा होना शुरू, आपके बॉडी में ना इचिंग शुरू हो जाएगा। ऐसे 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 इचिंग करते रहोगे, टमी में, ऐसे पेट में, इधर उधर गर्दन, मतलब पूरा बॉडी में इचिंग 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 होता रहेगा। मतलब इतना होता है ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, मन करता है ना कंघी उंगी लेके कुछ एकदम नोच दे। फिर याद आता है कि अंदर 2 बच्चा भी पल रहा है, उनका भी ध्यान देना है। अब जब टमी में मेरे को इचिंग होता था ना, तो मैं फिर तेल लगाती थी दिन, मतलब कंटिन्यूसली उसमें नारियल का तेल या सरसों का तेल लगा के उसको मसाज करते थे। फिर भी लिटरली बर्दाश्त नहीं होता था। फिर भी जब कभी होता था तो ऐसे ऐसे कर ही लेती थी इचिंग।
और ये ईचिंग कब तक चलता था, मॉर्निंग के 4 बजे तक। 4 बजे के बाद जाके ऐसा लगता था कि अब ईचिंग कम हो रही है और अब मुझे नींद आ रही है। मैं लिटरली सारा घर सो जाता था, सारा शहर सो चुका रहता था, मैं अपने कमरे में बैठ के ऐसे ईचिंग कर रही हूँ। मतलब मैं लिटरली उठ के बैठी हूँ, जगी हूँ इसी पर्पज़ के लिए मुझे, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं प्रार्थना करूँ कि प्रेगनेंसी में भगवान ये प्रॉब्लम कभी किसी को ना हो। ये बहुत ही अजीब सा प्रॉब्लम है, बट मेरे को हुई थी और मैं डॉक्टर को भी दिखाई थी। डॉक्टर ने मुझे लोशन दिया था और मैक्सिमम डोजेज पे मेडिसिन चल रहा था। मतलब होता है ना कि इतना mg ही आप दवाई खा सकते हो, उतना मैक्सिमम mg का मैं मेडिसिन ले रही थी, फिर भी कुछ खास कंट्रोल नहीं था मेरे में। उसका भी रीज़न था ट्विंस बेबी होना, इससे कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया था मेरे बॉडी में और ये वाला चीज़ ट्रिगर हो गया था। तो ये सबसे बड़ा हॉरिबल प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम लास्ट में आते आते मेरे बेबी का शैक में जो वाटर होता है वो वाटर लेवल एकदम से ड्रॉप हो गया। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम था, इसीलिए मुझे इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा। वैसे भी ऑपरेशन होगा ये डॉक्टर ने मेरे को पहले से क्लियर कर रखा था कि हम सी सेक्शन के थ्रू ही बेबी करेंगे, लेकिन ये था कि कितना दिन एक्सटेंड कर सकते इस पे डिपेंड करता था। फिर ऐसा हुआ मैं नॉर्मल ओपीडी चेकअप के लिए गई, वहाँ पे पता चला कि मेरा वाटर सैक में मतलब पानी ही नहीं है सैक में। फिर डॉक्टर ने बोला कि कल ही आकर तुमको एडमिट होना पड़ेगा। लिटरली मैं कांपने लगी थी, सीवर हो रही थी मेरी बॉडी एकदम, मैं रोने लगी थी। और उस दिन शायद हाँ, मैं अपने हस्बैंड को पकड़ के बहुत रोने, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी मेंटली कि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कल ही जाना। मुझे ये था कि मतलब अभी है मेरे पास टाइम, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही तो जाऊंगी ना, सब कुछ होने के बाद ही तो पता चल जाएगा। पर जब उस दिन गई तो और डॉक्टर ने एकदम से इंस्टेंट बोल दी कि नहीं कल ही तुमको आना है, तो वो वाली चीज़ एकदम से ट्रिगर करके भाई मैं कैसे कल ही आ सकती हूँ। मतलब अभी तो आज मैं नॉर्मल आई हूँ ओपीडी में चेक कराने के लिए और एकदम से आपको कोई बोल देगा कि नहीं कल आओ। तो ये वाला एक प्रॉब्लम हुआ कि मतलब मेरे को मतलब यही 2-3 प्रॉब्लम्स थी मेजर प्रॉब्लम। वैसे बाकी छोटे मोटे ओपी डॉक्टर विजिट बहुत करना पड़ता है आपको, मल्टीपल विजिट। लास्ट में 15-15 दिन पे वो विजिट करने के लिए बुलाते क्योंकि बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की। अच्छा एक और प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, मुझे याद आया, बीपी शूट कर गया था मेरा लास्ट में। तो फिर मैंने बीपी मशीन भी ली थी। मैं दिन में 3-4 बार उसका वो बनाती थी, रूटीन बनाती थी, मतलब कब कब चेक करना है। फिर उसका चार्ट बनाती थी, चार्ट बना के डॉक्टर को भेजती थी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट कर लेना आप भी, अगर आप प्रेगनेंसी की जर्नी में हो, किसी भी कंडीशन में बीपी शूट नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर बीपी शूट हुआ तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बेबी के ऊपर जाएगा। तो मेरे केस में भी मेरे को डॉक्टर ने यही समझाया था कि मेरे को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि मेरा बीपी ना शूट हो। तो मैं वही करती थी, दिन भर चार्ट बनाते रहती थी और फिर डॉक्टर को भेजती थी एवरी डे, मॉर्निंग इवनिंग ऐसे करके, ठीक है। फिर जब भी डॉक्टर को दिखता था कि हाँ इसका बीपी शूट आउट है, तो लास्ट में मैंने बीपी की मेडिसिन भी खानी शुरू कर दी थी, आपको बता दूँ। तो ये 4 प्रॉब्लम मेजर थे, मतलब एक बीपी शूट आउट हो गया था, एक एलएफटी लिवर फंक्शन डिसऑर्डर हो गया था, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था और उसके वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती थी, और चौथा मेरा लेवल एकदम से ड्रॉप हो गया था, पानी का लेवल वाटर शैक में। उसकी वजह से बेबी को सफोकेशन होने लगा था ब्रीदिंग में। मतलब उन्होंने फिर वो एक और मशीन आता है जिससे अल्ट्रासाउंड टाइप का ही होता है बट उससे थोड़ा एडवांस होता है, तो उसमें ये उन्होंने निकाला था, एक ग्राफ निकाला था कि बेबी का ब्रीदिंग स्टाइल कैसा, पैटर्न कैसा है। तो जब वो पैटर्न निकाला तो एक बेबी तो मेरा अच्छा मतलब कर रहा था, क्योंकि उसके वाटर लेवल ठीक था जितना होना चाहिए, 10 या 12 ऐसा कुछ था। बट एक बेबी का जिसका ड्रॉप होकर 4 आ गया था लेवल। अब मुझे नहीं पता इनका मेजरमेंट कैसे होता है, बट वो डॉक्टर मुझे बस यही नंबर बताती थी। तो जिनका 4 आ गया था जिस बेबी का ना, वो मेरी बेबी गर्ल थी एक्चुअली में। तो फिर 4 चीज़ का, तो उसके ब्रीदिंग पैटर्न में प्रॉब्लम दिखा रहे थे। जैसे स्ट्रेट लाइन होता है तो ब्रीदिंग नॉर्मल होती है, तो सिर्फ आपके ग्राफ्स ऊपर बनते हैं ऐसे। बट अगर प्रॉब्लम आई तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नीचे ड्रॉप होते हुए दिखाता है। तो उसका ये था कि ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे ब्रीद कर रही है नॉर्मल, फिर अचानक से कभी ड्रॉप हो गया नीचे, फिर वापस ऐसे कर रही है, फिर तो इससे डॉक्टर मेरे को यही समझाए कि इसको प्रॉब्लम हो रहा है सांस लेने में, तभी इसका पैटर्न ऐसे आया है। तो ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आई विल ऑलवेज़ रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपने प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत ध्यान देना, कभी भी ये लापरवाही नहीं करना। अच्छा 1 इंसिडेंट मोर मुझे याद है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी कभी ना बेबी हाइबरनेट हो जाता है जो आपको नहीं पता है, मतलब बेबी अपना आप कोई पोजीशन ले लेता है और सो जाता है अपने आप को, तो ऐसा आपको लगेगा कि बेबी का मूवमेंट नहीं हो रहा। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ,
मेरे जैसे टमी में 2 बेबी थे, तो वो ऐसा था कि मेरे को कभी भी आराम नहीं मिलता, तो हमेशा गुड़ुम फुड़ुम फुड़ुम गुड़ुम गुड़ुम करते रहते थे। मतलब ऐसा लगता था दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दोनों लड़ टकरा रहे हैं एक दूसरे से। तो कंटिन्यूअसली मेरे पेट में कुछ ना कुछ ऐसा चलते रहता था 3 मंथ्स के बाद और 8 मंथ, मतलब ये 4 महीने मेरे को ऐसा लगता था मेरे पेट में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब मैं कभी भी एकदम चुपचाप नहीं रही, ठीक है। फिर लेकिन एक ऐसा दिन आया जो शायद 6th मंथ ही था मेरा, ठीक है। दोपहर तक मैंने एनालाइज़ किया कि मेरे बेबी की मूवमेंट हो रही है। मैं ऑफिस भी करती थी उस टाइम पे। फिर एक टाइम के बाद ना मेरे बेबी स्टेबल हो गए, जैसे एक का हेड इधर, एक का हेड यहाँ पे सपोज, और अब वो दोनों शांत हो गए। फिर मेरे को लगा ठीक है, मतलब बाद में उठ जाएंगे, मतलब मूव करेंगे। फिर जब इवनिंग हुआ तो मैं थोड़ा उनको सहलाई, फिर भी नहीं हुआ। मतलब जब एक्चुअली मैंने इवनिंग हुआ तो रियलाइज़ किया यार आज बेबी मूव नहीं किए, काफ़ी टाइम से यहीं पे बैठे हुए हैं, मतलब वैसे तो कूद फान करते रहते हैं, आज क्यों नहीं चल रहा है। फिर मेरे को एहसास हुआ तो दोपहर 2 बजे के बाद से यही मेरा सिचुएशन है, मतलब दोपहर के बाद से ये तो चले ही नहीं है। फिर मैं काफ़ी देर वेट की, मैं उनको काफ़ी सहलाई, आराम से उठाई, बट वो नहीं उठे, मतलब नहीं मूव किए। फिर मेरे को थोड़ा सा डर होने लगा। फिर मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो मैंने उनको ये स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, आज देखो दोपहर के बाद बेबी का मूवमेंट बंद हो गया है। फिर हम लोग घर फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं, तो उस टाइम पे मेरी दीदी थी, तो मेरी दीदी थोड़ा गुस्सा की कि तुमको ये सब चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और भी पहले बता देना चाहिए था। फिर मैंने कहा चलो, मेरे हस्बैंड बोले कि चलो कोई ना अभी चल लेते हैं। फिर हम उसी टाइम 8:30 बज रहा होगा, हम हॉस्पिटल गए और उस टाइम पे इमरजेंसी चलती है, 8 बजे के बाद ओपीडी बंद हो जाती है। अपोलो में मेरा ट्रीटमेंट चलता था। तो फिर हम जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे फिर उन्होंने वही मतलब अल्ट्रासाउंड टाइप का मशीन होता है जिसमें देखा कि बच्चा सांस वांस ले रहा है कि नहीं, ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। फिर जब उन्होंने लगाया तो उनका ब्रीदिंग ठीक आ रहा था, मतलब वो लोग थे, मतलब तो वही मेरे को फिर वो जो नर्स थी ना वहाँ पे, जो सिस्टर थी, वो मेरे को बोली कि कभी ऐसा हो जाए तो आप अपनी बेबी को आराम से उठाया करो, जगाया करो, आप उसको प्यार से सहलाओगे तो उठ जाते हैं, कभी कभी सो जाते हैं बच्चे। मैंने कहा सिस्टर मैं शाम को से ही ट्राई कर रही हूँ, काफ़ी थपथपाया भी मैंने अपने पेट पे, कई बार ही थपथपाया कि इससे भी मूव करेंगे, बट नहीं मूव कर रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा डर गई। फिर ये हुआ तो इसीलिए फिर अच्छा अगले नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट डे फिर वापस से मैं ओपीडी में गई, जो मेरी गायनी थी, क्योंकि उस टाइम पे तो होती ही नहीं। तो वही मैंने जब उसको बताया कि मैम लास्ट नाइट ऐसे हो गया था, हम आए भी थे ओपीडी इमरजेंसी में आए थे, तो उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा किया, ऐसे केसेस में रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कभी भी किसी भी मोमेंट पे इतना भी अगर डाउट हो रहा है और अगर आपको फील हो रहा है कि प्रॉब्लम है, तो गो एंड कन्फर्म इट, चले जाओ। क्या होगा, थोड़ा पैसा लगता है, बट इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। बट आप जब कंफर्म हो जाते हो तो आपको दिल को शांति मिलती है, आप मतलब आराम से रह सकते हो कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो प्लीज़ 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 आप लोग भी इग्नोर मत करना, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखना और आप अपना जर्नी कंटिन्यू कीजिए, गुड न्यूज़ शेयर कीजिए। और बस यही है, मेरी अपनी प्रॉब्लम तो यही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी रूम का मतलब ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी बताऊंगी। बट अभी तक का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो प्रॉब्लम्स थे, मेजर प्रॉब्लम्स यही थे मेरे लिए। सो थैंक यू, आप लोग ज़रूर देखना और सुनना। थैंक यू वेरी मच।